जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कृत हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में उपन्यास विधा पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेस जो अभी हुए हैं उनमें प्रेमचंद पूर्व युगीन जितने भी उपन्यासकार उपन्यास थे उन पे हमने चर्चा कर ली है। तत्पश्चात प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास उपन्यास की धारा में जो भी श्रेष्ठ उपन्यास रहे उन पे भी चर्चा कर लिया। और अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो प्रेमचंदोत्तर युग पे क्लास चल रही है। तो प्रेमचंदोत्तर युग में भी देखा किस तरीके से जो विभाजन का आधार रहा है, वो इंडेक्स में हमने दिखाया था कि आपने प्रीवियस की क्लासेस में कितने लोगों को अच्छे से पढ़ा और आगे बहुत सारे उपन्यासकारों का उल्लेख किया गया है। यानी जब हम देखते हैं उपन्यासों के विकास क्रम में तो पूर्ववर्ती समय प्रेरणा स्रोत वर्गीकरण घटनात्मक जासूसी और सारे उपन्यासों के बाद जब प्रेमचंद युगीन आते हैं तो जिनके नामों का जिक्र किया गया है, इसके बाद प्रेमचंदोत्तर में भी देखिए अलग-अलग उपन्यास में बाँट दिया गया। जैसे कुछ उपन्यासकार हैं जिन्होंने मानवतावाद को ध्यान में रख के उनको केंद्र में रख के लिखा। तो क्रम से सब बात किया था हमने कि मानवता और समाजवादी दृष्टि से सियाराम सरड़ जी, प्रताप नारायण जी, अमृतलाल जी, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, इन सब पे हमने चर्चा कर लिया था। और हजारी प्रसाद दी और ये क्या वृंदावन लाल वर्मा ये स्वच्छंदतावादी में आते हैं। ऐसे ही जब नेक्स्ट पे मूव किए तो प्रकृतिवादी उपन्यास के तहत चतुर्सेन शास्त्री और बेचन शर्मा उग्र ऋषभ चरण जैन इन्हें देखा। तो 3 लोगों को तो हमने देख लिया प्रकृतिवाद में, चतुर्सेन, बेचन और ऋषभ। इनके अलावा जब व्यक्तिवाद पे मूव किया हमने, तो व्यक्तिवाद के तहत हमने किसको-किसको देखा है? व्यक्तिवाद के तहत हमें देखना है, किसे हमें पढ़ना है। तो व्यक्तिवादी उपन्यास में भगवती चरण वर्मा है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं और रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनके अलावा उषा देवी मित्रा और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो व्यक्तिवाद से हमें लेके चलना है और व्यक्तिवाद में भी भगवती चरण वर्मा है, फिर उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, इसके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, शुक्ल अंचल हैं, उषा देवी मित्रा हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इसके बाद आज ही के क्लास में हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के तौर पे जो 4 प्रमुख उपन्यासकार रहे जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज। तो 4 लोगों को आपको किन में पढ़ना है? ये पढ़ना है मनोविश्लेषणवाद के तहत। जैनेन्द्र है, इलाचंद है, अज्ञेय जी हैं, डॉक्टर देवराज, ये 4 ही लोग प्रसिद्ध हैं। इसके बाद जो प्रगतिवादी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार के तौर पे हम देखेंगे, उन उपन्यासकारों में यशपाल है, नागार्जुन है, मनमथ है, रांगिया राघव है, भैरव प्रसाद जी, अमृत राय हैं, भीष्म शाहनी हैं, अमरकांत है, विशंबर नाथ उपाध्याय हैं, जगदीश चंद्र जी हैं, राही मासूम रचा मार्कंडे, काशीनाथ सिंह, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित हृदय। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि आज की क्लास में हम यहाँ तक समाप्त कर लें और आगे हम ऐतिहासिक पौराणिक में मूव कर जाएँ। और जैसा पॉसिबल होगा कि कितनी देर का क्लास रहता है, क्योंकि अभी देखिए उपन्यास के करीबन 4 से 5 वीडियो तो हो ही जाएँगे। तब जाके आपको देखिए ये तिवारी जी की किताब से आप उपन्यास को शायद पूरी तरीके से समाप्त कर पाएँगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा, ठीक है? तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। इस समय वैसे भी आप देखिए मानस कहंस वगैरह का वाचन करा रहे हैं, तो आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। अब जितना भी प्रीवियस के क्लास में हमने ज़िक्र कर लिया था, आज हमें यहाँ आगे से लेके चलना था। तो भगवती चरण वर्मा वगैरह पे हमने बात कर लिया था। प्रकृतवाद में अगर आप देखें, तो यहाँ पे हमें जो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, उनसे बात करना था। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी जो हैं, इनका समय देखें तो 1899 से 1973 का समय। यानी इसके प्रीवियस की क्लास में हमने देखा कि ये सारा हमने कर लिया था, है ना? जबकि अगर देखेंगे तो क्रमशः जो शुरू हुआ था एक-एक करके देखिए, जैसे उपेंद्र नाथ अश्क को हमने देखा था और उपेंद्र नाथ अश्क के अलावा हमने जो है भगवती बाबू को देखा था। तो जब एक प्रकृतवादी इस तरीके से उपन्यास जो है कौन-कौन शुरू होता है, मतलब प्रकृतवाद में अगर देखें तो नहीं, व्यक्तिवादी, हाँ, यहाँ पे जो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में श्री भगवती चरण वर्मा और श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं और चरण वर्मा के अलावा उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। भगवती चरण जी का 1903 समय बताया है, फिर अश्क जी का बताया गया 1911 में। इसके बाद एक भगवती चरण वर्मा, एक वाजपेयी हैं, तीसरे नंबर पे वाजपेयी जी हैं जिनका 1899 है और फिर श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। इनके अलावा उषा देवी जी हैं। इन्हीं सबको आपको कुल मिला के यहाँ पे क्रम से देखें तो 1, 2 और यहाँ पे हो गया 3,
और 4 और इसके बाद 5 लोगों को आपको व्यक्तिवाद में पढ़ना है। भगवती चरण वर्मा और वाजपेयी दोनों लोग ही व्यक्तिवादी में आते हैं। बाली अस्क अस्क और अंचल, अस्क, अंचल, वर्मा, वाजपेयी और उषा देवी, इन सभी लोगों को पढ़ना है। बाकी व्यक्तिवादी में ही जब दूसरी पीढ़ी के लक्ष्मी नारायण लाल को भी इसी परंपरा में रखा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतभेद है उनको लेके। लेकिन आप और जितने लोगों को, भगवती चरण को, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये सभी तो आते ही हैं। जिनमें हमें आज जो चर्चा करना था, भगवती प्रसाद जी से शुरू करना था। तो यहाँ पे जो पिछले क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ें बताया गया है, अगर क्रम से अगर देखें तो जो चर्चा किया गया है, चर्चा के केंद्र में क्या है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में हमने भगवती चरण वर्मा पे और श्री उपेंद्र नाथ अस्क जी पे बात कर लिया है। आज जो हमारा क्लास चलने वाला है उसमें हम भगवती प्रसाद वाजपेयी, फिर रामेश्वर शुक्ल, अंचल और उषा देवी जी को पढ़ेंगे। इससे हमारा जो व्यक्तिवादी उपन्यासकार का दौर रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्लास कहाँ तक होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, क्लास अच्छे से आ रहा होगा। ये मूल टेक्स्ट है, अब आपको कुछ भी मतलब छूट नहीं रहा है, ये समझिए। भगवती प्रसाद वाजपेयी जो है, इनका समय पहले 1899 से 1973 देखा जाए तो ये समय है। प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग के बीच की कड़ी अगर कहा जाए तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी से जोड़ के देखा जा सकता है। उनकी गणना भी व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में की गई है। वाजपेयी जी के कुल लगभग कितने 44 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग के बीच की कड़ी है, उनकी गणना भी व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में की गई है। वाजपेयी जी के कुल लगभग कितने, तो 44 उपन्यास प्रकाशन में आ चुके हैं। और इनके अलावा देखिए 44 उपन्यास इनके वाजपेयी जी के, यहाँ एक उपन्यास पढ़ा नहीं जाता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वाजपेयी जी के एक दो नहीं बल्कि 44 उपन्यासों का जिक्र हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं ना कि अनूठा प्रयास है उनके द्वारा, जो लेखन के क्षेत्र में देखा जाए तो वाजपेयी जी का ये अनूठा ही प्रयास हुआ जिसमें उन्होंने इस तरीके से इतना ज़्यादा लिखा है। अब यहाँ पे उपन्यास के क्षेत्र में जो वाजपेयी जी हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वाजपेयी जी हैं अपने लेखन से उनको प्रेमचंदोत्तर और प्रेमचंद जी की जो कड़ियों को अगर जोड़ना चाहेंगे तो उन कड़ियों को भी बताया गया कि अगर आप जोड़ के देखेंगे तो उसके बीच की कड़ी यानी जोड़ने का काम करते हैं। देखिए प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर में बहुत अंतर है। प्रेमचंद जी के समय में अगर देखें तो जो उनके केंद्रीय विषय रहा है, लगभग उन्होंने हर एक अनछुए पहलुओं को छुआ है, जिनको सामान्य जितने भी उपन्यासकार होते हैं वो नहीं छूते हैं। और प्रेमचंदोत्तर युग तो एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन ही रहा कि सब कुछ समाज में बदल रहा था। और भगवती प्रसाद वाजपेयी जैसे लोग दोनों बीच की कड़ी का, इसका मतलब थोड़े से आपको अंश वो भी देखने को मिलेंगे और जो नवीन परिवर्तन के गोतक हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको एक ही चीज निराशा हाथ नहीं लगेगा, आपको यहाँ देखने को मिलेगा तो दोनों ही चीजें मिलेगी। ये चीज जो है इनको आपको जो है अलग कर देता है, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी को यहाँ पे आके जो है अलग कर देता है। अब क्योंकि एक तो व्यक्तिवादी चिंतक के तौर पे ये जाने जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग के बीच की कड़ी, उनकी गणना भी व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में की गई है। वाजपेयी जी के कुल मिला के कितने, लगभग 44 उपन्यास हैं, जिनमें उपन्यासों का नाम है प्रेमपथ, मीठी चुटकी। प्रेमपथ 1926 में, तो मीठी चुटकी 28 में, बस 2 साल बाद प्रेम के बाद चुटकी लेने लगे। और फिर अनाथ पत्नी 1928 में, यानी चुटकी के बाद अनाथ पत्नी, फिर मुस्कान है 29 में, फिर त्यागमयी है 32 में, लगातार लिखा है वाजपेयी जी ने। प्रेमपथ 26 में, तो मीठी चुटकी अनाथ पत्नी 28 में, मुस्कान 29 में, त्यागमयी 32 में, लालिमा 34 में, प्रेम निर्वाह 34 में, पतिता की साधना 36 में, पिपासा 37 में, दो बहनें 40 में, निमंत्रण 42 में, गुप्तधन 49 में, एकता का परिवर्तित रूप चलते चलते 51 में, पतवार 52 में, मनुष्य और देवता 54 में, धरती की सांस 54 में, भूदान 55 में, यथार्थ से आगे 55 में, विश्वास का बल 56 में, सूनी राह 56 में, एक प्रश्न 56 में, हिलोरे 1956 में, रात और प्रभात 1957 में, निरंतर 57 में, उतार चढ़ाव 58 में, उनसे ना कहना 1957, पाषाण की लीक 1959 में। इसके बाद जो है गोमती के तट पर, तो गोमती के तट पर कब है, तो गोमती के तट पर 1959 है। दरार और धुआं करके 1960 में, सपना बिक गया 1960, टूटा टी सेट 1962,
दखन लागे नैन 1962, चंदन और पानी 1962, टूटते बंधन 1963, कपट निद्रा 1963, अधिकार का प्रश्न 1965, स्वप्नों की गोद 1965, मुझे मालूम नहीं था 66, एक स्वर आंसू का 1966, छोटे साहब 66, विजयश्री 1966, पुष्पगंधा 71, आज और अभी 1971 आपके प्रसिद्ध उपन्यास है। वाजपेयी जी को पतिता की साधना उपन्यास से ख्याति मिला था। इस उपन्यास में इन्होंने बाल विधवा नंदा के जीवन को, उनकी मार्मिक कहानी को सबके सामने रखा। इस कहानी में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। वाजपेयी जी का चलते-चलते उपन्यास भी अगर देखें तो इनका चलते-चलते उपन्यास भी पर्याप्त ख्याति प्राप्त किया। इसमें कथा नायक राजेंद्र जो सौंदर्य का पुजारी, क्रमशः विवाहिता छोटी भाभी, विधवा लाली परित्यक्ता, अर्चना, चंचला, हीरा और अभावग्रस्त जमुना एवं वैशाली इन 6 नारियों के संपर्क में आता और बहुत कुछ आगे के शेखर का अनुगामी सा प्रतीत होता है। वह प्राचीन संस्कारों को तोड़ने और रोमांटिक जीवन यापन करने में विश्वास करता है। टूटते बंधन 1963 में अपनी नई शिक्षा और नई सभ्यता के बीच आंदोलित भारतीय नारी के लिए व्यक्तित्व विकास की नई दिशा का संकेत देता है। बाद के उपन्यासों में भी वाजपेयी जी ने मध्य वर्ग के बदलते जीवन संदर्भों को सामने रखकर स्त्री पुरुष के संबंधों का विवेचन किया है। वाजपेयी जी ने नारी और पुरुष के यौन संबंधों को अनेक दृष्टियों से देखा है और चित्रित भी किया है। उन्होंने संघर्षशील पात्रों की सृष्टि नहीं की। उनके पात्र मात्र भावुक प्रेमी है, इसी स्तर पे वे नैतिक संबंधों के समर्थक भी हैं। संभवतः इसीलिए कभी-कभी वाजपेयी को मनोवैश्लेषिक उपन्यास भी कहते हैं, क्योंकि पंडित नंदुलाल वाजपेयी के शब्दों में अगर देखा जाए तो वे कहते हैं कि हंसोन्मुख जीवन चित्रों में ही वे जीवन का आदर्श देखने लगते हैं। यानी जो हंसमुख जीवन का चित्र, उसमें वो जीवन का आदर्श ढूंढने लगते हैं। वास्तव में वाजपेयी जी जो शरद चंद्रीय आदर्शवाद है उसी से प्रभावित दिखते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में जितनी भी रचनाओं का यहाँ पे ज़िक्र किया गया है, आप देख रहे हैं कि 44 उपन्यास, प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान, त्यागमयी, लालिमा, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, पिपासा, दो बहनें जो प्रसिद्ध है इसमें, 1940 निमंत्रण है, 42 गुप्तधन, एकदा, चलते चलते, धरती का साज, विश्वास का बल, भूदान, भूदान किसका है? तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। यथार्थ से आगे एक प्रश्न, हिलोर उतार चढ़ाव, उनसे न कहना, रात प्रभात। कुल 44 उपन्यासों में गोमती के तट पर दरार धुआं, सपना बिक गया, टूटा टी से, देखन लागे नैन, चंदन और पानी, कई बार एग्जाम में आया है। चंदन और पानी किसका है? टूटते बंधन भी इन्हीं का है। और कपट मित्रा, अधिकार का प्रश्न, स्वप्न की गोद, मुझे मालूम नहीं था, विजयश्री, ये सभी इनके प्रसिद्ध उपन्यास, जिसमें वाजपेयी जी को पतिता की जो साधना है उसमें क्या चीज अलग लग दिया, तो इन्होंने पतिता की साधना में यही बताया कि बाल विधवा नंदा का जीवन जो उसकी मार्मिक कहानी है। और फिर चलते-चलते उपन्यास भी ख्याति अर्जन का कारण बना। क्यों? क्योंकि इसमें चलते-चलते में कथानायक जो राजेंद्र थे, वो सौंदर्य के पुजारी, क्रमशः विवाहिता छोटी भाभी, विधवा लाली परित्यक्ता, अर्चना, चंचला, हीरा और भावग्रस्त जमुना एवं वैशाली, इन 6 नारियों के संपर्क में कौन आता है? कथानायक। 1-2 नहीं, इतने लोगों के। तो चलते-चलते उपन्यास में इनके बारे में, नारियों के से संपर्क के बारे में क्या चलता है वो बताता है। और बहुत कुछ अज्ञेय के शेखर का अनुगामी सा लगता है। जैसे अज्ञेय के शेखर का अनुगामी मतलब, अज्ञेय अगर आपने एक शेखर एक जीवनी पढ़ा होगा तो कैसे अज्ञेय का शेखर जो है, जो भी रास्ते में आता है वो उससे एक बार प्रेम कर बैठता है। वो प्राचीन संस्कारों को तोड़ने और रोमांटिक जीवन यापन करने में विश्वास करता है। टूटते बंधन जो कि 1963 में इनका आया था, आपने नई शिक्षा और नई सभ्यता के बीच आंदोलित भारतीय नारी के लिए व्यक्तित्व विकास की नई दिशा का यहाँ संकेत दिया था। बाद के उपन्यासों में भी वाजपेयी जी ने मध्य वर्ग के बदलते जीवन संदर्भों को सामने रखकर स्त्री पुरुष के संबंधों का विवेचन किया है। वाजपेयी जी ने नारी और पुरुष के यौन संबंधों को अनेक दृष्टियों से देखा और चित्रित भी किया। उन्होंने संघर्षशील पात्रों की सृष्टि नहीं की, उनके पात्र मात्र भावुक प्रेमी है, इसी स्तर पर वे नैतिक संबंधों के समर्थक भी हैं। संभवतः इसीलिए कभी कभी वाजपेयी जी को मनोवैश्लेषिक इसीलिए कहते हैं। और वाजपेयी जी तो इनको कहते भी हैं कि आप तो जो हसोन्मुख जीवन है उसमें क्या जीवन चित्र का तलाश कर रहे हैं। ऐसे में जो शरदचंद्रीय आदर्शवाद से प्रभावित दिखते हैं, किंतु उनमें शरदचंद्र के कलात्मक संयम एवं निखार का सर्वथा अभाव दिखता है। इसके बाद बात किया गया रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1995 बहुत दिनों तक प्रगतिशील मार्क्सवादी साहित्यकार समझे जाते रहे। कौन? अंचल जी। अंचल की जी को बहुत दिन तक प्रगतिशील मार्क्सवादी साहित्यकार के तौर पे समझा जाता रहा। यो आप में रोमांस प्रियता की प्रवृत्ति शुरू से रही। इधर काव्य के क्षेत्र में आपने अरविंद के जो उर्दू चेतनावादी दर्शन है उसको भी अगर देखें तो अपनाने की चेष्टा की। अब आपको व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में ही परिगणित किया जा रहा है। किसको? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को शुरुआत में कहा गया कि ये प्रगतिशील मार्क्सवादी साहित्यकार के तौर पे हैं। और शुरुआत में ये भी कहा गया जब प्रगतिशील मार्क्सवादी है तो ज्यादातर रोमांस प्रियता ही इनके जो है काव्य में दिखता था।
फिर क्या हुआ कि कहते हैं कि अरविंद का जो दर्शन है ऊर्ध्व चेतनावादी वो दिखने लगा। अब तो आपको व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में देखा जाने लगा, क्योंकि आपके चारों उपन्यासों का मूल आधार देख रहे रोमांटिक प्रेम और विभिन्न परिस्थितियों में उसके कैसे काव्यात्मक अभिव्यंजना वही आधार दिखता है। डॉक्टर सुषमा धवन के अनुसार अचल की क्रांति मूलतः भौतिक नहीं भावगत है, वैज्ञानिक नहीं रूमानी है। तो अंचल की सुषमा धवन जी कहती हैं इनकी क्रांति मूलतः भौतिक नहीं है भावगत है, वैज्ञानिक नहीं बल्कि रूमानी है। इनके 4 उपन्यास अंचल जी के बताए हैं कि 4 उपन्यास में एक चढ़ती धूप 1942 में आया और चढ़ती धूप 1945 से नई इमारत 1947 से उल्का करके 47 में, मतलब चढ़ती धूप 45 में है, नई इमारत 47 में, उल्का भी 47 में और मरुद्वीप 51 में। जो चढ़ती धूप है उसमें समाजवादी क्रांति भावना का अंकन है, इसमें प्रगतिशील नवयुवक मोहन है और स्थितिशील समाज का द्वंद्व साकार हुआ है। स्वयं मोहन का अपना अंतर्द्वंद भी दिखता है। वो मस्तिष्क से मार्क्सवादी और वैज्ञानिक किंतु उसका हृदय प्राचीन संस्कारों से आजाद नहीं है। मोहन अपने गांव के ही पुरोहित की कन्या ममता से प्रेम करता है, ममता भी उसे प्रेम करती है। मोहन विवाह को समाज सेवा के मार्ग में बाधा मानता है, इसी आधार पे वह ममता से ब्याह नहीं करता। ममता का ब्याह एक प्राचीन विचारों के व्यक्ति से होता है, दोनों में नहीं पड़ती। मोहन श्रमिकों का नेतृत्व करते हुए पुलिस की गोली से मारा जाता है। मोहन की मृत्यु का समाचार पाकर ममता ममता अपना सिंदूर पोंछ लेती है। इस प्रकार ये उपन्यास समाजवादी यथार्थवाद के प्रति मात्र भावुक उन्मेष बनकर रह गया है। नई इमारत सन 1942 की क्रांति पर आधारित है। इसमें 2 विजातीय प्रेमी युग महमूद आरती तथा बलराज समीम की कथा है। आरती बड़े घर की बेटी है, पिता का विरोध करके महमूद को वरण करती है। उसका भाई बलराज इस प्रेम का समर्थन करता है और स्वयं समीम को प्रेम करता है। इस प्रकार राजनीतिक क्रांति के साथ ही नैतिक क्रांति का चित्रण और समर्थन उपन्यासकार ने किया है। उल्का में मंजू और चांद के नैसर्गिक प्रेम को समाज की परंपरा समर्थित स्कूल नैतिकता के समझ कुंठित होता हुआ दिखाया गया है। मंजू चांद को चाहती है किंतु उसका विवाह किशोर से हो जाता है जो प्राचीन विचारों का समर्थक है। मंजू विद्रोह करती है और अध्यापिका बन जाती है। उसके जीवन में चांद का मित्र प्रकाश आता है। वो प्रकाश के साथ नागपुर जाना चाहती है। दोनों एक होटल में ठहरते। उसी होटल में किशोर अपनी महरी की लड़की छविया को लेकर आ धमकता है। प्रकाश के प्रति उसका आक्रोश भड़क उठता है। दोनों लड़ पड़ते हैं। मंजू के मन में एक क्षण के लिए पति के प्रति संस्कार जन्य कोमलता जाग उठती है। इसी समय पाप और पुण्य के संस्कार भी प्रबल उठते हैं और मंजू तथा आकाश प्रकाश का स्नेह भाई बहन के पुनीत संबंध का रूप ले लेता है। इस प्रकार इस उपन्यास का अंत आदर्शवादी भावुकता को महत्व देते हुए होता है। लेखक की दृष्टि में मंजू उल्का है, विद्रोहिणी है। ऐसे ही जो मरुप्रदीप है, मरुप्रदीप में कथा नायिका है शांति। मरुप्रदीप जो इनका उपन्यास, उसमें कथा नायिका शांति बाल विधवा होती है और बाल विधवा उसके जीवन में एक विमल आता है। शांति के जीवन में मरुप्रदीप में एक विमल आता है। विमल विवाहित है, शांति का जीवन मरु है। शांति का जीवन मरुभूमि जैसा है और उसके जीवन में हरियाली है विमल के। विमल उसमें प्रदीप बनकर आता है। विमल की चाची दोनों का मिलना पसंद नहीं करती हैं। शांति आजीवन विमल भैया की पूजा करती है। अंचल के उपन्यासों में वर्जित प्रेम के प्रति विद्रोह भाव दिखता है। जो मनाही है समाज में कि ऐसे प्रेम संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं, उसके प्रति विद्रोह भाव जगता है। सामाजिक और आर्थिक जीवन की अनेक संघर्षशील परिस्थितियां परिवेश का निर्माण करती है, किंतु उपन्यासकार की ममता और सहानुभूति उन कल्पनाशील भावुक नायक नायिकाओं को प्राप्त होती है जो नैतिक सुविधा चाहते हैं और उन्हीं के लिए असफल विद्रोह करते हैं। जहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से प्रेम एक सफल रूप में नहीं हो सकता है, ऐसी जगह विद्रोह व्यक्ति आता है। उसे लगता है कि समाज क्यों नहीं हमें मौका दे रहा है। व्यक्तिवादी और उपन्यासों में अगर देखें तो व्यक्तिवादी उपन्यासकार के तौर पे थे ही, इनमें उषा देवी जी भी आती हैं और उषा देवी का कालखंड 1901 से 66 का दौर है, 66। इनके वचन का मूल उपन्यास है और पिया 1937 में आया, जीवन की मुस्कान 1939 में, पथचारी 40 में आया, आवाज 46 में आया, सोना 49 में आया, नष्ट नीर। तो उषा देवी का वचन का मूल, पिया, जीवन की मुस्कान, पथचारी, आवाज, सोना, नष्ट नीर। ये कई उपन्यास है। स्वयं स्त्री होने के कारण उषा देवी ने स्त्री जीवन की समस्याओं को ही ज्यादा महत्व दिया। विधवा हो, वेश्या, परित्यक्ता आदि रूपों में नारी समाज की उपेक्षिता रही है। लेखिका का सहानुभूति इन सभी के साथ है। आप नारी को स्वतंत्र व्यक्तित्व विकास करने वाली महिमामयी शक्ति के रूप में देखना चाहती हैं। अपने उपन्यासों के माध्यम से आपने इसी आदर्श की प्रतिष्ठा भी की है। दूसरी पीढ़ी के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी, माना जाता है कि इनको भी व्यक्तिवाद की श्रेणी में रख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी इसके बाद के उसमें आते हैं। वही कालखंड इनका 27 से 87 के दौर का बताया गया है और मूल स्वर वैसे व्यक्तिवादी ही रहा, इसलिए इनको व्यक्तिवादी वाली श्रेणी में रख दिया गया है। कुल मिला के लक्ष्मी नारायण लाल जी का 15 उपन्यास देखते हैं।
एक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, नाटक में आप देखते हैं, बाकी ये लक्ष्मी नारायण लाल जी, इनके उपन्यास कुल 15 हैं और उनमें धरती की आँखें 1951, बयाँ का घोंसला और साँप। तो धरती की आँखें, बयाँ का घोंसला, साँप 1953 में, 51 में धरती की आँखें लिखा लाल जी ने, तो लाल आँखें, है ना? उपन्यास कार का नाम है लक्ष्मी नारायण लाल। लाल ने लिखा धरती की आँखें 51 में और 51 के बाद 2 साल बाद इन्होंने बयाँ का घोंसला और साँप 53, काले फूल का पौधा 55, रूपा जीवा 59, बड़ी चंपा छोटी चंपा 61, मन वृंदावन 66, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 73, हरा समंदर गोपी चंद्र 1974, श्रृंगार 1975, वसंत की प्रतीक्षा 75, देवीना 76, पुरुषोत्तम करके 83 में, गली अनारकली 1985 में, कनॉट प्लेस 86 में, ये कुछ प्रकाशित होते हैं। और इतने सारे उपन्यासों में डॉक्टर लाल ने अनेक पात्रों, उनकी जीवन स्थिति, उनके संघर्ष और मनाद्वंद की चित्र बड़ी सूक्ष्मता और गहरी सहानुभूति से उकेरा है। यहाँ पे अवध के देहात लखनऊ की गरीब मुस्लिम परिवार की महिलाएं, शरीर बेचने के लिए विवश नर्तकियां और शहरी मध्यवर्ग का संघर्ष, यानी जो लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा है, इसमें इतने सारे उपन्यासों में आपको डॉक्टर लाल ने अनेक पात्रों, उनकी जीवन स्थिति, यानी लक्ष्मी नारायण लाल जी ने जो अपने विषय वस्तु बनाए अपने उपन्यास में, उसमें कहते हैं कि डॉक्टर लाल ने अनेक पात्र, उनकी जीवन स्थितियां, उनके संघर्ष और मनाद्वंद के चित्र बड़ी सूक्ष्मता से ये साथ खींची है। अवध का देहात हो, लखनऊ की गरीब मुस्लिम परिवार की महिलाएं, शरीर बेचने के लिए विवश नर्तकियां हों, शहरी मध्यवर्ग का संघर्ष और साथ ही साथ रुपए के समक्ष अस्तित्वहीन होते हुए मानव मूल्य, ये सब कुछ उनके उपन्यास में सजीव होकर सामने आया है। लेकिन इन स्थितियों को बदलने के लिए लेखक में किसी प्रकार के संघर्ष और विद्रोह की चेतना नहीं है, इसलिए उनके रचनाकार को व्यक्तिनिष्ठ ही कहा जाएगा। श्री राजेंद्र अवस्थी से कभी डॉक्टर लाल ने एक बार कहा था, राजेंद्र अवस्थी से डॉक्टर लाल ने क्या कभी कहा था? उन्होंने कहा था कि जो स्वस्थ नहीं, मतलब अपने आप में वो स्थित नहीं है, अपने आप में पूर्ण अनुशासन में नहीं, वो लिख सकता है पर रचना नहीं कर सकता। तो डॉक्टर लाल ने क्या कहा था? जो स्वस्थ नहीं है, यानी जो स्वस्थ नहीं है मतलब अपने आप में वो स्थित जो नहीं है, अपने पूर्ण अनुशासन में नहीं, वो लिख सकता है पर रचना नहीं कर सकता। निश्चय ही डॉक्टर लाल ने अपने आप में स्थित होकर लिखा है, इसका परिणाम ये हुआ कि उनका सारा लेखन उनकी आदर्शवादिता के आग्रह से मुक्त नहीं हो पाया है। इसके बाद मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में नाम आता है सर्वश्री जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज अग्रणी। इन 4 लोगों का मनोविश्लेषणवाद में आता भी है नाम। अब जैसे एक-एक करके जैसे जैनेन्द्र जी को पढ़ें, तो जैनेन्द्र जी जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में आते हैं, वो गांधी के आध्यात्म पक्ष पर बल देते हैं। और गांधीवाद का आत्म पक्ष क्या कहता है? जो आत्म पीड़ित है, आत्म पीड़न के द्वारा हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार ये कहते हैं कि मानव में 2 मूल प्रवृत्तियां होती है, एक स्पर्धा की प्रवृत्ति, एक समर्पण की। स्पर्धा मतलब अहम का सृजन करना, समर्पण मतलब स्व को पर के लिए उत्सर्ग कर देना। अब इसमें आप देखिए कि समर्पण वृत्ति स्व को पर के लिए उत्सर्ग कर देने में अपनी सार्थकता अनुभव करती है और जैनिन ने अहम की निस्सारता दिखाकर समर्पण द्वारा स्व और पर में अभेद स्थापित करने की चेष्टा की है। अहम को विगलित करने में पीड़ा और व्यथा का समर्थ, व्यथा का तीव्रतम रूप कामगत यातना में होता है। इसलिए जैनिन ने अपने उपन्यासों में काम, पीड़ा और समर्पण का चित्र करके अहम का विसर्जन ही किया है। मानव की मूल वृत्तियां क्या है? मानव की मूल वृत्तियों के संघर्ष को समझने और उभारने के लिए ही तो जैनेन्द्र को ये कहा जाता है, ये अंतर्मुखी होना पड़ा। वे व्यक्ति मन की अतल गहराइयों में उतरते हैं, थोड़े अबूझ और रहस्यमय हुए स्वयं उन्हीं के शब्दों में जो एकदम वास्तविकता में लिप्त हैं। वो फिर चाहे जितना भी बड़ा आदमी समझा जाता हो, सफल उपन्यासकार नहीं हो सकता। एकदम जरूरी है कि वो कुछ अबोध भी हो, मिस्टिक भी हो। जैनेन के परख 1929, सुनीता 1934, ताकपत्र 1937, कल्याणी 39, सुखदा 52, ये कुछ रचनाओं के जो जिक्र किए जा रहे हैं। इसमें जैनेन के परख 1929, सुनीता का 1934, त्यागपत्र का 37, कल्याणी का 1939, सुखदा का 52, विवर्त 1953, व्यतीत 53, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 65, अनंतर 68, अनाम स्वामी 74, ये रचनाएं कुछ हैं इनकी, जैनेन जी की, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैनेन्द्र के परख सुनीता 34 में लिखा, त्यागपत्र के लिखा 37 में, कल्याणी 39 में, सुखदा 52 में, विवर्त 53 में, व्यतीत भी 53 में, जयवर्धन 56 में, मुक्तिबोध, एक मुक्तिबोध नाम से भी लिखा, अनंतर 68, अनाम स्वामी 74 और दसार्क 1985, ये जितने भी इन्होंने कुल मिला के 12 उपन्यासों का जिक्र किया गया है जैनेन्द्र जी का, ये सब इम्पोर्टेंट है। और प्राय जितने भी उपन्यास हैं उसमें आप एक चीज देखेंगे, काम पीड़ा का दर्शन देखने को मिलेगा।
काम आभुक्ति मानव को खंडित कर देती है, वो भटकने लगता है, विद्रोही और उच्छृंखल हो जाता है, उसका दृष्टिकोण ध्वंसात्मक हो जाता है और नारी की समर्पण से ही वो संतुलित हो पाता है। जैनिन विविध प्रकार से इसे एक ही सत्य को प्रकाशित करते हैं। आप इनके अलग-अलग उपन्यासों में देखेंगे, जैसे परख उपन्यास, तो परख में देखेंगे कट्टो और जो सत्यधन है, सुनीता में सुनीता और हरिप्रसन्न है, त्यागपत में मृणाल है, कल्याणी में कल्याणी है, सुगदा में सुगदा और लाल है, बेवर्त में भुवन मोहिनी और जितेन है। व्यतीत में जयंत और अनीता है, जयवर्धन में जय और इला के बीच बस काम आभुक्ति ही प्रधान है। यानी जैनिन ने अपने ढंग से स्त्री पुरुष के संबंध को मानसिक धरातल पर विवेचित और उसका उदात्तीकरण करना चाहा है। धीरे धीरे उनका ये प्रयोग विवाह संस्था के निषेध का रूप लेता गया। नारी पुरुष के अहम को विघटित करने के लिए उनके प्रति समर्पिता हो सकती है, किंतु इसके लिए विवाहिता होना जरूरी नहीं है। मुक्तिबोध में पत्नी का स्वीकार तो है, किंतु इसलिए है कि उम्र आने पर उसकी गहरी वत्सलता पति को ही प्राप्त होती है। वैसे प्रेरणा और स्फूर्ति यहाँ भी पत्नी रात्रि ने प्रेमिका नीला से ही प्राप्त होती है। अनंतर में भी आप देखेंगे तो अनंतर उपन्यास के केंद्र में भी अपराजिता को ही रखा गया है, जिसने अपने अंग्रेज पति चार्ल्स को इसलिए तलाक दे दिया कि वो अपने को अधिक मानता। यहाँ भी पत्नी रामेश्वरी नहीं, बल्कि प्रेमिका माया के समक्ष अस्तित्वहीन होते मानव मूल्य वही दिखाए गए हैं। अनेक उपन्यासों में ये सजीव होकर बातें सामने आती, लेकिन इन स्थितियों को बदलने के लिए लेखक में किसी प्रकार के संघर्ष और विद्रोह की चेतना नहीं दिखती, इसलिए उनके रचनाकार को व्यक्तिनिष्ठ कहा जाएगा। श्री राजेंद्र अवस्थी से कभी डॉक्टर लाल ने कहा था कि जो स्वस्थ नहीं है, मतलब ये चीजें पहले ही हो गई थी, यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो अपराजिता ही जीवन में गति और स्फूर्ति, यानी जो प्रेयसी है, प्रेम है, वही जीवन में गति और स्फूर्ति प्रदान करती है। आगे जैनिन जी के और उसमें देखें तो नई दुनिया करके है। नई दुनिया को कहते हैं कि लाने वाला जो प्रकाश है, नई दुनिया को लाने वाला प्रकाश साफ साफ कहता है हिंदुस्तान में कुनबा एक कोल्हू होता है। यानी यहाँ पे क्या कहलाया गया है जैनिन जी के द्वारा, नई दुनिया उपन्यास को लाने वाले प्रकाश साफ साफ कहता है कि हिंदुस्तान में कुनबा एक कोल्हू होता है, और कुनबा एक कोल्हू है हिंदुस्तान में, तो जो लड़का है उसमें जुटे और चकराता रहे। ऐसे क्या फिर नई दुनिया लाने के लिए वो बचा रह सकता है। अनंतर पृष्ठ 146 पे ये बातें लिखी हैं। अनाम स्वामी की उदिता का मानना, यानी अनाम स्वामी जो इनका उपन्यास है, उसमें जो पात्र उदिता है, उदिता का मानना क्या है। यानी आप इन उपन्यासकारों के माध्यम से जो उपन्यास लिखे गए हैं, उपन्यास के जो विषय वस्तु हैं, उनके केंद्र में मानव मन के समझने, उनकी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। और जितने भी किरदार हैं आप देखिए, हर एक किरदार अपने आप में संघर्ष कर रहा है। संघर्ष किस चीज का? हमारे समाज में बहुत सारी चीजों पे बंधन लगा हुआ है, उस बंधन से अपने आप को आजादी चाहिए। और आजादी, अनाम स्वामी की उदिता का मानना क्या है, क्या कहती है वो, कि विकास प्राप्त समाज उस आवश्यकता से पिता के नाम के साथ माता के स्वीकार मुक्ति पा निकला है। उन्नति और प्रगति की ओर की इतनी चुनौतियां हैं कि अब मां बनना तरुणी के लिए जरूरी नहीं लगता। अनाम स्वामी पृष्ठ 171। अंत में लेखक ने उदिता को अमेरिका में तीसरे प्रेम के बाद विवाह स्वीकार करके सुख सुविधा से जीवन व्यतीत करते दिखाया भी है। तीसरे प्रेम के बाद विवाह, उसका लक्ष्य है कि मानव जाति को धार्मिक रूढ़ी और परंपरा से मुक्त किया जाए, आजाद किया जाए। ऐसे ही जैनिन जी का दसार्क है। दसार्क में विवाह संबंध के टूटने पर स्त्री को जो वेश्या जीवन व्यतीत करने के लिए विवश दिखाया गया है। संबंध टूटने का कारण पैसा है। पैसे की प्रधानता होने पर सहज मान्यता का ह्रास होता है और स्त्री भी माल बन जाती है। ऐसी स्थिति में वर्तमान मर्यादाओं को चोट करना आवश्यक है। पैसे की जगह प्यार की प्रतिष्ठा से ही मानव का तो कल्याण संभव हो सकता है। इस प्रकार बाद के उपन्यासों में भी जैनिन ने पूंजीवाद से उत्पन्न जो भोगीवाद संस्कृति है उस पर प्रहार करते हुए यांत्रिकता के ऊपर मान्यता और पैसे की जगह प्यार को ज्यादा प्रतिष्ठित किया है। किंतु ये सब उन्होंने अपनी विरल दार्शनिक तर्क पद्धति के सहारे चिंतन के स्तर पर ही किया है। इसलिए गोविंद मिश्र को दसार्क उपन्यास कम, एक चिंतन ग्रंथ ज्यादा लगता है। सारिका अक्टूबर 1985 द्वितीय पक्ष वस्तुतः जैनिन की ये रहस्यमय दार्शनिक मुद्दा प्रारंभ से ही लक्षित की जा सकती है और उनका यह चिंतक रूप उनके उपन्यासकार पर निरंतर छाया भी रहता है। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो हैं इलाचंद जोशी जी। और इलाचंद जोशी जी 1902 से इनका 1982 का कालखंड बताया गया। इलाचंद जोशी का 1902 से 82 में, इन्होंने लज्जा 1929 में, सन्यासी 1940 में। तो 1982 के लज्जा, 1929 सन्यासी, 40 पर्दे की रानी।
1942 प्रेत और छाया 44, निर्वासित 46, मुक्तिपद 1948, सुबह के भले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954। तो ईलाचंद जोशी की जितनी भी रचनाएं 1982 यानी पूरे 80 साल तक का जीवन चला इनका 1902 से 82 तक। उसमें लग जा 1929 में, सन्यासी 40 में, पर्दे की रानी 42 में, प्रेत और छाया 44 में, निर्वासित 46 में, मुक्तिपोद 48 में, सुबह के भोले 51 में, जिप्सी 52 में, जहाज का पंछी 54 में, ऋतुचक्र 69, भूत का भविष्य 73, कवि की प्रेयसी 76 आदि कई उपन्यास प्रकाशन में आए। इनमें सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया तथा जहाज का पंछी को विशेष ख्याति प्राप्त हुआ। जोशी जी ने मानव विश्लेषणवाद को अपनी कला का साधन बनाया। यो आप फ्रायड और मार्क्स दोनों के समन्वय में तो विश्वास करते हैं और इसी आधार पर समाज की स्वस्थ प्रकृति की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं। अपनी प्रारंभिक कृतियों में आपने काम वर्जनाओं के उन्नयन पर बल दिया है। आपके प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? ईलाचंद जोशी का पहला उपन्यास बताया गया घृणामयी। घृणामयी जो कि लज्जा नाम से प्रचलित है, पहले घृणामयी नाम से था, अभी वो जो है लज्जा नाम से आधुनिक देखे तो उसमें जो नाम है लज्जा के नाम से प्रचलित हो गया घृणामयी। इसमें जो लज्जा नाम की आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती है उसी की जो काम चेष्टा है उसी का मनोविश्लेषणवाद किया गया है घृणामयी में। सन्यासी जो उपन्यास है ईलाचंद जी का, सन्यासी उपन्यास जो है लज्जा के बाद जो 1940 में आता है, इसमें सन्यासी में आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। इसमें नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषणवाद किया गया। अंत में नंद किशोर सन्यासी हो ही जाता और देश सेवा में अपने आप को लगा देता है। ये उसके अहम भाव का उन्नयन है। पर्दे की रानी में नायिका निरंजना खूनी पिता और वेश्या माता की पुत्री है। ये जानकारी उसमें हीनता ग्रंथि उत्पन्न कर देती है और वह समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखने लगती है। उसमें हीनता ग्रंथि उत्पन्न हो जाता और समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव। प्रेत और छाया में नायक पारसनाथ को पता चलता है कि उसकी माँ वेश्या थी। उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो प्रेत और छाया में इतनी जिंदगी भर माँ रही, लेकिन माँ के बारे में जैसे एक पक्ष पता चला, भले वो कितनी परेशानी में वेश्या बनी, कैसे बनी, उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। बस ये हुआ कि माँ ने ऐसा किया था। तो प्रेत और छाया में नायक पारसनाथ को पता चलता है कि उसकी माँ वेश्या थी। इसमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है और वह समस्त नारी जाति को घृणा करने लगता है। ऐसे इनका जो निर्वासित है, निर्वासित में महीप एक भाव कवि हैं। वो नीलिमा को प्रेम करते हैं। कौन? महीप। किंतु उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक है नहीं। महीप अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्ता स्थापित करके नीलिमा को प्रभावित करना चाहता है। वो क्रांतिकारी भी बन जाता है। उसका अंत एक निराश प्रेमी का अंत बन जाता है निर्वासित का। वो अस्पताल में रोगग्रस्त होकर मर जाता है। इसके बाद मुक्तिपद। मुक्तिपद में जोशी जी की उपन्यास कला भी एक उल्लेखनीय अंतर लक्षित करती है। वे मनोविश्लेषणवाद को साध्य मानते हैं। यहाँ पे वो जो है मनोविश्लेषणवाद जो है एक तरीके से यहाँ पे देखिए 1 मिनट अभी रुक गया है। हालांकि देखिए हम लोग यहाँ पे उपन्यास विधा को लेके चल रहे हैं और उसमें भी मनोविश्लेषणवाद कर रहे हैं। अब मनोविश्लेषणवाद में ये कहते हैं कि देखिए जो भी उपन्यास है उनके विषय वस्तु के साथ यहाँ पे बताया गया, तो ये बताया गया कि ठीक है वे मनोविश्लेषणवाद की साधना साधन रूप में इस्तेमाल करते हैं, सामाजिक प्रश्नों को महत्व देते हैं और व्यक्तिक जी एकांत विश्लेषण से थोड़ा हट जाते हैं। इसमें कथा नायक राजीव विधवा सुनंदा जो है समाज के कटाक्षों को सहन करता हुआ उसे लेकर शरारती बस्ती में रहने लगता है। यहाँ अनेक सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वो सुनंदा की नारी सुलभ भावनाओं को महत्व नहीं दे पाता। निराश होकर जो सुनंदा है वहां से चली आती है। जिप्सी त्याग का भोग नाम से प्रकाशित होता है। नायिका मनिया नामक एक जिप्सी जो मनिया की मां ने अपने पति की हत्या करके स्वयं को भी मार डाला था। मनिया जो है इस कुंठाग्रस्त में है। उसके जीवन में रंजन आता है। रंजन उसकी कुंठा को दूर करना चाहता है। मनिया मां बन जाती है और स्वभावतः उसका स्नेह नवजात शिशु के प्रति बढ़ जाता है। रंजन को ईर्ष्या होती है और वह वीरेंद्र की पत्नी शोभना की ओर आकृष्ट होता है। मनिया की जो मुखाकृति है वो तेजाब गिरने से विकृत हो जाता है। बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मनिया वीरेंद्र द्वारा संचालित एक जनवादी संस्था में काम करने लगती है। वो अमेरिका जाती है और प्लास्टिक सर्जरी से अपनी आकृति ठीक करा लेती है। अब वो एक नर्स के रूप में समाज में सेवा दे रही है और इस
प्रकार अपनी कुंठाओं का उदात्तीकरण भी कर ले रही है। सुबह के भूले में गुलबिया नामक एक साधारण किसान की लड़की मध्यवर्गीय परिवेश में पलकर अभिनेत्री हो जाती है और बाद में वहां के कृत्रिम जीवन से ऊब कर पुनः अपने सीधे साधे दूरगामीण परिवेश में लौट जाती है। इसका कथानक जो है यथार्थवादी और स्वाभाविक क्रम से विकसित नहीं हो पाया है। मनोविश्लेषणवाद का प्रवृत्ति कम है। बाकी जहाज का पंछी में कथानायक जो है एक शिक्षित नवयुवक है, और क्योंकि वो एक शिक्षित नवयुवक है तो वो कलकत्ता महानगरी में काम की तलाश में पहुंचता है और वहां पे भटकता रहता है। उसको एक भी काम नहीं मिलता। कलकत्ता नगरी वो जहाज है जिसमें चारों ओर भटक कर लौट आता है। कथानायक ज्योतिषी के रूप में, गिरहकट के रूप में, ट्यूटर के रूप में, धोबी के मुनीम के रूप में, भादुड़ी परिवार में रसोइये के रूप में, चकले में और निपट अकेली संपन्न महिला लीला के सेवक के रूप में आधुनिक महानगरी की विविध जीवन त्रासद स्थितियों का यहाँ पे चित्रांकन किया गया है। वो संघर्षशील मध्यवर्गीय युवकों का प्रतिनिधि है। उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और इसके माध्यम से जो कथा संगठन है उसमें जीवन जीवन के जो है सारे पहलुओं को दिखाया गया है। जोशी जी के इधर के उपन्यासों में ऋतु चक्र भी अगर देखेंगे तो ऋतु चक्र भी विशेष है। इसमें उपन्यास में उन्होंने लक्षित किया है कि आधुनिकता के दबाव के कारण पिछले सभी मूल्य, मान्यताएं और आदर्श आज तेजी से ढह रहे हैं, किंतु उनके स्थान पे नए मूल्य और आदर्शों का निर्माण तो नहीं हो रहा है। आधुनिकता के इस शून्य से उभरने का, नए मूल्य और आदर्शों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो आधुनिकता की इस शून्य से उभरने का मनोवैज्ञानिक समाधान यही है कि रोमानी चेतना को पुनः जागृत किया जाए। जोशी जी यह भूल जाते हैं कि चेतना के निर्माण में ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियां ही काम करती, तर्क और सोच के बल पर भी उसे जगाना चाहिए। आगे ये लोग आपस में जो भी है कहते हैं। इसके बाद जो है इनके बारे में कहा जाता है कि भूत का भविष्य जो है उसमें अगर देखें तो जो जोशी जी हैं वो अनुभव करते हैं तो आज की दुनिया में भय की सत्ता ही सबसे ऊपर है। ये जीवन का एकमात्र सत्य बन गया है। यह जीने का सहारा भी है। इसे हम भूत का भविष्य नहीं कह सकते। कवि की प्रेयसी में जोशी जी ने कालिदास और मालविकाग्निमित्रम नाटक में उल्लेखित जो कवि नाटककार शौमिल्लक के उनके जीवन की काल्पनिक सृष्टि भी की है। कालिदास ने भास के साथ इसका उल्लेख भी किया है। इसके विषय में इतिहास मौन है। लगता है कि जोशी जी आज के यांत्रिक जीवन की निरसता दूर करने के लिए रस से सिक्त होकर यानी रस से उत्प्रोत होकर आए होते। जोशी जी हिंदी उपन्यासों में देखें तो मनोविश्लेषणवाद की प्रवृत्ति के प्रवर्तक को आधार बनाना चाहते हैं, और यस जोशी जी हिंदी उपन्यासों में मनोविश्लेषणवादी जो गहने के लिए है तो वहां पे कहते हैं कि मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्ति के प्रवर्तक और उन्नायक है। वे व्यक्ति मन के पर्दों में छिपे हुए रहस्यों को उद्घाटित करते हैं सबके सामने। होगी हिंदी उपन्यासों में मनोविश्लेषणवाद की जो विशिष्ट प्रवृत्ति के प्रवर्तन के लिए जोशी जी का महत्व अपने आप में अद्भुत है। इसलिए आप जनिंद को पढ़ें, जनिंद के अलावा इलाचंद को भी पढ़ें, तो लेकिन अज्ञे जी को पढ़े। लेकिन अंततः जो कहा गया है कि जोशी जी इसे आज के मध्यवर्ग की अनिवार्य विशेषता मानते हैं। तो यहाँ पे अज्ञे से पूर्व जो भी मनोविश्लेषणवाद है यहाँ पर हमने यहाँ पे बात किया। अब आगे की कड़ी में अज्ञे जी पे देखिए, अज्ञे जी हैं तीसरे नंबर पे, इनका दिया गया है अज्ञे जी के बारे में। अज्ञे ने 1911 से 87 ईस्वी के 3 उपन्यास शेखर एक जीवनी 1941 से 44 में लिखा था। इसके बाद 1951 में देखें तो नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में प्रकाशित है। शेखर एक जीवनी एक सशक्त और प्रौढ़ रचना है। कदाचित ही किसी उपन्यासकार ने अपनी प्रथम कृति में उस कलात्मक प्रौढ़ता का निदर्शन किया होगा जो अज्ञेय कर सकें। ये कृति फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है। उसे फांसी की सजा हुई है। वह अपने जीवन की अंतिम रात में अपने समूचे अतीत को एक बार पुनः जी लेना चाहता है। शेखर जो कि एक अहमवादी व्यक्ति है, वो हर सामाजिक बंधन के प्रति विद्रोह करता है। उसका अहम हर पुरुष से आदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्पण की। उसके जीवन में अनेक स्त्रियां आती हैं, चाहे उसकी बहन सरस्वती हो या बहन सरस्वती के अलावा मिस प्रतिभा लाल हो, मणिका हो, शांति रूड़ाबाला हो, शीला हो, शारदा हो और शशि। शशि को पाकर वो मानो अपनी सार्थकता पा लेता है। शशि मृत्यु के बाद भी शेखर और शशि
को पाकर वो मानो अपनी सार्थकता कैसे पाता है। शशि मृत्यु के बाद भी शेखर के लिए प्रेरणा बनी रहती है। शेखर कवि दो अहम का विस्फोट मात्र है। कहा जाता है कि शेखर एक जीनी पर रोमा रोला की जैक क्रिस्टाप के अस्पष्ट प्रभाव दिखते हैं। दोनों के कथानायकों के जीवन में आने वाली बहुत सी घटनाएं एक जैसी है। शेखर एक चुनी अनेक प्रतिकूल आलोचनाओं के बावजूद हिंदी जगत की एक सशक्त और विशिष्ट रचना है। इसमें अज्ञे जी ने आज की प्रखर वैज्ञानिक बौद्धिक चेतना के आलोक में पारंपरिक भारतीय जीवन को गहराई से देखा है और अनेक स्तरों पर आस्था की पुरानी जड़ों को झकझोरा भी है। नदी के द्वीप, तो इनकी जो नदी के द्वीप रचना है, ये कहा जा रहा है कि नदी के द्वीप अज्ञे का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये शिल्प की दृश्य अधिक सशक्त कृति है। इसमें आपको पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह शैली तथा प्रतीकात्मक बिंब विधान शैली सभी का प्रयोग एक साथ देखने को मिलेगा। कुल 4 प्रमुख पात्र हैं जिनमें भुवन है, भुवन, रेखा, चंद, माधव, गौरा। चारों पात्र परिस्थितियों का प्रत्यावलोकन अपने निजी दृष्टिकोण से करते हैं। डॉक्टर भुवन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। वे रेखा को प्रेम करते हैं। रेखा पति परित्यक्ता है। गौरव भुवन की शिष्या है। चंद माधव एक पत्रकार है जो अपनी पत्नी को नहीं चाहता। वह रेखा और गौरा दोनों के प्रति आकृष्ट है, किंतु गौरा और रेखा दोनों ही भुवन को चाहती हैं। भुवन और रेखा की प्रगाढ़ता बढ़ती है। शारीरिक संपर्क तुष्ट की सीमा को स्पर्श कर लेता है। रेखा गर्भवती होती है। गर्भवती शिशु को संसार में ही नहीं आने दिया जाता, संभवतः भुवन के सामाजिक व्यक्तित्व को निष्कलंक बनाए रखने के लिए। यहीं से भुवन और रेखा में दुराव आ जाता है। रेखा टूटने लगती है। अंततः वह भुवन का विवाह गौरा से करा देती है। नदी के द्वीप में अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन और स्पष्ट हुआ है। उन्होंने मध्यवर्गीय कुंठी जीवन के प्रतीक के रूप में नदी के द्वीप की कल्पना की है। नदी का द्वीप धारा से कटा हुआ है। मध्यवर्गीय जीवन भी शेष जन प्रवाह से कटा हुआ है। इस कल्पना को सामने रखकर अज्ञे ने अद्भुत सृष्टि की है। भुवन का व्यक्तित्व एक आत्म केंद्रित व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट करने वाला है। मन की बारीक परतों को खोलने में अज्ञे को पूर्णतः सफलता मिली है। अपने अपने अजनबी अज्ञे का तीसरा उपन्यास है। इसमें अज्ञे जो है अस्तित्ववादी दर्शन का समर्थन करते हुए जान पड़ते हैं। इस उपन्यास का विषय ही मृत्यु से साक्षात्कार है। मृत्यु यानी अज्ञे ने स्वयं रोला का ऋण स्वीकार किया, किंतु क्रिस्ताफ और शेखर का अंतर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उनको निकट पाकर प्रियजन भी कैसे अजनबी हो जाते हैं और अजनबी पहचानते हुए अपने हो जाते हैं कभी कभी। उपन्यास का आरंभ ही मृत्यु की गहन निराशा के वातावरण में होता है। वृद्धा सेल्मा गडेरियो की माँ है। पहाड़ों पर रहती है। यो के पहाड़ों पर घूमने आती है। घोर बर्फ गिरने लगती है और वो सेल्मा के यहाँ शरण पाती है। सेल्मा का घर अंधेरी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। पाल योकी का प्रेमी है। योकी को विश्वास है कि पाल उसे ढूंढ निकालेगा। योकी के उद्गारों में लेखक के विचार व्यक्त हुए हैं। योको को विश्वास है कि मृत्यु भी झूठी है, ईश्वर भी झूठा है, जो कुछ है वो उसका ही अस्तित्व है, उसकी स्वतंत्रता है। मृत्यु के पहले उसे संतोष होता है कि उसने स्वतंत्रता को चुन लिया है। मृत्यु की स्वतंत्रता किसी अच्छे आदमी के पास मरने की स्वतंत्रता वस्तुतः मृत्यु से साक्षात्कार है। उसी को उपन्यास का विषय बनाकर मानव के जीवन और उनकी नीति का मार्मिक विवेचन अज्ञे जैसे समर्थ कलाकारों का ही काम है। अज्ञे का कृतित्व का मूल्यांकन बार बार होता आ रहा है। इधर डॉक्टर मदान ने इस कृति का मूल्यांकन आधुनिकता के संदर्भ में करते हुए कहा है, ये उपन्यास अज्ञे की रचना प्रक्रिया में आधुनिकता के उस दौर को सूचित करता है जब इनकी कृतियों में आधुनिकता का अस्वीकार झलकने लगता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लक्षित किया है कि उपन्यास में अज्ञे ने भारतीय जीवन प्रियता और आस्था के सहारे पश्चिमी मृत्यु के आतंक का अतिक्रमण किया है। वे कहते हैं, यह सही है कि अस्तित्ववाद से अज्ञे ने कुछ बौद्धिक उत्तेजना पाई हो, पर अपने उत्तरकालीन कृतित्व में लेखक का यत्न ही रहा है कि भारतीय परिस्थितियों में अस्तित्ववाद से भिन्न और अधिक संगत दृष्टि विकसित हो। वे योके की इस कथन उन्माद से बचने के लिए सृजन अनिवार्य मानते हैं और सृजन को सामूहिक उन्होंने समूची रचना के केंद्र में से स्थापित भी किया है। आगे की इस चिंतन में जीवन प्रियता के प्रति भारतीय आधार को भी ईसाई आस्था मिला है। विशेषता यूरोप के पीरेविरर मठ की प्रेरणा और जापान की जैन पद्धति ने में किसी सीमा तक समृद्ध किया है। चिंतन के स्तर पर इतने सारे प्रश्न परिप्रश्नों के उठने का अर्थ ही है कि इस उपन्यास में दार्शनिक उत्पत्ति प्रधान और औपन्यासिकता गौर है। कुछ भी हो, एक विशिष्ट मौलिक रचनाकार के रूप में अज्ञे यहाँ पे सदैव स्मरणीय रहेंगे। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में चौथा नाम आता है डॉक्टर देवराज जी का। डॉक्टर देवराज, इनका कहना है कि उनके पथ की खोज 1951 ईस्वी, बाहर भीतर 1954 ईस्वी, रोड़े और पत्थर 1958 ईस्वी, अजय की डायरी 1960 ईस्वी तथा मैं वे और आप 1969 ईस्वी 5 उपन्यास प्रकाशित हैं।
पथ की खोज में आधुनिक मध्यवर्गीय समाज के शिक्षित सदस्यों के जीवन में आने वाली समस्याओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से नए पथ का अनुसंधान किया गया है। इसमें प्रेम, विवाह, धर्म, पाप, पुण्य, व्यक्ति, समाज आदि से संबंधित अनेक प्रश्न उठाए गए हैं और उनका मनोवैज्ञानिक विवेचन भी किया गया है। बाहर और भीतर में सामाजिक एवं व्यक्तिगत मान्यताओं के संघर्ष का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। यही उपन्यास बाद में नए रूप में भीतर का घाव नाम से प्रकाशित भी है। रोड़े और पत्थर में हरीश और कम्मों के माध्यम से निम्न मध्यवर्गीय लोगों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। आगे हरीश हरीश जो कि एक आजीवन एक छोटा सा अपना मकान बनाने का सपना भी पूरा नहीं कर पाता, वो आर्थिक अभाव में पिसता हुआ निस्तेज और कुंठित हो जाता है। उपन्यासकार ने इस कुंठित जीवन की त्रासदी का मार्मिक अंकन भी किया है। अजय की डायरी इनका है। अजय की डायरी किसका? डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास करके है अजय की डायरी नाम से। अजय एक बुद्धिवादी मध्यवर्गीय युवक है। शीला उसकी पत्नी। वो चाहता है कि शीला उसके एकांगी खंडित रूप को न देखे, उसे समग्रता मिले। मेरे संशय और संदेह को, मेरे बोध और संकल्प की जटिलताओं को छूटे टटोलते हुए मुझे सुलझाने, समाहत में इकाई बनाकर जीने में, वो बढ़ने में मदद दे। शीला ऐसा नहीं कर पाती। वह हमें हेम की ओर आकृष्ट है, किंतु उसे पाने का कोई मार्ग नहीं ढूंढ पाता। उसे सरकार से अमेरिका जाने की वृत्ति मिलती, वो वहां चला जाता है। लौटने पर पत्नी और प्रेमिका दोनों से हाथ धो बैठता है। लेखक ने प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए अनुषांगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। यहाँ पे मैं, ए और आप, इनमें डायरी के ही प्रश्नों को आगे बढ़ाया गया है। इसमें एक नायक निगम को केंद्र में रखकर आज के संदर्भ में जीवन मूल्यों के विघटन को उजागर करता है। डॉक्टर देवराज एक दार्शनिक विचारक है। उनका यह विचारक रूप उनके उपन्यास में उभर कर सामने आता है, लेकिन उनका तर्क है कि टॉमस मान, दास्तोवस्की तथा प्रशुल प्रसूत जैसे उपन्यासकार में भी विचारों की गहनता है। इससे रचना की श्रेष्ठता बाधित नहीं होती। मनोविश्लेषणवाद की ये विशिष्टता परंपरा इसके बाद के उपन्यासों में भी दिखाई देता है। इसलिए घोषित रूप में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की चर्चा नहीं की गई है। ये देखा जाए तो बाद के व्यक्ति केंद्रित सभी उपन्यासों में पात्रों के आंतरिक द्वंद्व का ही चित्रण देखने को मिलता है। इसके बाद सामाजिक यथार्थवादी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकारों में यशपाल, नागार्जुन, मनमथ नाथ गुप्त, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय आदि को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में कौन कौन है? यानी सामाजिक जो यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, इन्हीं में आते हैं यशपाल जी, नागार्जुन, मनमथ, रांगे राघव, भैरव प्रसाद जी, अमृत राय जी, ये सभी आते हैं। इनके अलावा इस परंपरा को और भी आगे बढ़ाने वालों में भी सानी जी, अमरकांत हैं, विशंबर उपाध्याय हैं, जगदीश चंद्र राही हैं, मासूम रजा जी हैं, मार्कंडेय जी हैं, काशीनाथ सिंह हैं, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित है, हृदय अब्दुल मिश्मिल्ला है, वदीउज्जमा है, मुद्रा राक्षस है, संजीव संजीव आदि उल्लेखनीय है। यशपाल 1903 से 76 का पहला उपन्यास दादा कॉमरेड 1941 में प्रकाशित हुआ। उनके बाद देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, दो बाघ, 12 घंटे, अप्सरा का सांप क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात आदि कई रचनाएं जो है प्रकाशन में आता है। यशपाल जी ने क्रांतिकारी जीवन व्यतीत किया था और देश विदेश में भ्रमण भी किया था। वे स्पष्ट रूप से मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अनुभव की विविधता और जीवन के प्रति प्रगतिवादी दृष्टिकोण, इन दोनों के आधार पर उनके उपन्यास समृद्ध हुए हैं। यशपाल पर कुछ आलोचकों ने प्रचारवादी होने का आरोप भी लगाया और कुछ ने भावीवादी होने का भी। और देखिए रामविलास शर्मा ने लिखा भी है कि जो जैनेन जी ने लिखा था, यानी यहाँ पे आप देखेंगे ना कि जो ये शुरू होता है, अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये समाजवादी यथार्थवादी कौन से प्रगीत उपन्यासकारों में कौन कौन से नाम हैं, और फिर क्रमशः उन्हीं के बारे में एक एक करके जो है जैसे आप एक एक यशपाल को देखेंगे कौन है, फिर उनके बारे में यहाँ डिटेल से दिया गया। तो हम चाहते हैं कि अब नेक्स्ट सेशन जो भी सत्र आयोजित हो, उसमें हम जो है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार को देखेंगे। आज के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। धन्यवाद।